हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुल्यारियस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों रीट एसएसटी की जो अपनी डेली टेस्ट सीरीज है उसमें आज अपने भारत की जलवायु से संबंधित कुछ प्रश्नों के विषय में बात करेंगे। ये जो टॉपिक है वो आपका यूनिट नंबर 8 का टॉपिक है और आज अपने इसी टॉपिक से कुल 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के विषय में बात करने वाले हैं। ये हमारी यूनिट नंबर 8 है जो संबंधित है भारत का भूगोल से। भू आकृतिक प्रदेशों से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। आज अपने जलवायु से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। कल अपने प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन से संबंधित प्रश्नों के विषय में बात करेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक रीट एसएसटी का सिलेबस पूरा नहीं किया है तो आपको प्लेलिस्ट में पूरा सिलेबस मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे दिए गए हैं। रीट एसएसटी का सिलेबस आप पूरा कर सकते हैं, साइकोलॉजी का आप सिलेबस पूरा कर सकते हैं, हिंदी के टीचिंग मेथड्स वगैरह भी आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक सिलेबस पूरा नहीं किया है तो अभी जाकर के पूरा कर लीजिएगा उसको। इसके अलावा एक और बात मैं आपको बता दूं कि सोमवार से शनिवार तक जो भी आपके टेस्ट होते हैं उनका एक मेजर टेस्ट होता है संडे को। वो आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी होता है, बिल्कुल निःशुल्क होता है। तो आप प्ले स्टोर में जाकर के एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और वहाँ पर जाकर के आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो टेस्ट दे सकते हैं ताकि आपकी तैयारी का और अच्छा मूल्यांकन हो सके। तो चलिएगा शुरू करते हैं दोस्तों आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है वो कौन सा है। तो दोस्तों आज का मेरा पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? असम में, पश्चिमी बंगाल में, महाराष्ट्र में या फिर केरल में? अब देखिएगा ये जब भी प्रश्न आए तो इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ना। क्या पूछा जा रहा है? भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? कौन से राज्य में होता है दोस्तों? क्या है सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, केरल। भारत के केरल राज्य में मानसून का जो आगमन है वो सबसे पहले होता है। दूसरे प्रश्न की बात करें, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है, यानी भारत में जो ग्रीष्मकाल में मानसून आता है उसकी दिशा कौन सी रहती है? दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, कौन सी रहती है दोस्तों क्या है सही आंसर? सही आंसर है हमारा वो है नंबर 4, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर रहती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा ये जो है हमारा भारत रह गया। तो देखिएगा दोस्तों क्या होता है कि जो भी हवाएं चलती है, एक चीज़ को आप याद रखिएगा, हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। और हाई प्रेशर कब होगा? जब टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। और जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो लो प्रेशर होता है दोस्तों। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो क्या होगा? लो प्रेशर होता है। अब देखिएगा ग्रीष्म काल की बात करें तो ये भू है, भूमि पर टेम्परेचर क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। और समुद्र है तो समुद्र में टेम्परेचर क्या हो गया? लो हो गया। तो देखिए हमने क्या कहा था, जहाँ टेम्परेचर लो होता है वहाँ हाई प्रेशर होता है, यानी यहाँ पर उच्च वायुदाब का केंद्र यहाँ पर जो है उच्च वायुदाब का केंद्र बना और यहाँ पर जो है कौन सा केंद्र बना? लो प्रेशर का, यानी यहाँ पर निम्न वायुदाब है ग्रीष्म ऋतु होने के कारण और यहाँ पर जल होने के कारण अधिक वायुदाब है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कम है। इसलिए ये हवाएं जो है यहाँ से इस तरफ चलनी शुरू हो जाती है। अब आप इनकी दिशा को देख सकते हैं, कौन सी दिशा है दोस्तों? किधर जा रही है? इधर जा रही है इस तरह से। तो ये कौन सी है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो देखिएगा कौन सी दिशा है, कहाँ से जा रही है? यहाँ से जा रही है, तो दक्षिण पश्चिम से जा रही है। और जा किधर रही है? उत्तर और पूर्व के बीच में है, इसलिए उत्तर पूर्व की ओर जा रही है। अगले प्रश्न की बात करें, तीसरा हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? मुंबई, दिल्ली, लेह या फिर बेंगलुरु? हमें बताना है इनमें से सबसे सूखा स्थान कौन सा है। कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है लेह। लेह है क्योंकि यहाँ पर बारिश कम होती है इसलिए इसको शुष्क स्थान कहा जाता है। ये भी डेजर्ट में ही आता है दोस्तों, ये मरुस्थल आता है, शीत मरुस्थल की श्रेणी में आता है। सबसे कम वर्षा जो है यहाँ पर होती है। बात करें अगले प्रश्न की, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? दैनिक तापांतर यानी दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान है उसका जो डिफरेंस है उसकी बात अपनी कर रही हैं। पूर्वी तटीय मैदान में, छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक भागों में, अंडमान द्वीपों में या राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेशों में? तो दोस्तों क्या होगा सही आंसर हमारा? दोस्तों ये क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए क्योंकि ये किससे संबंधित आप भली भांति जानते हैं। तो सही आंसर है हमारा नंबर 4।
देखिएगा तटीय प्रदेशों में ज़्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस वैसे भी नहीं मिलता है। मैदानों के आंतरिक भाग ये भी हमारा गलत है। अंडमान द्वीप वाला ये भी हमारा गलत है। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेशों में, क्योंकि रात जब होती है तो जो रेत है उसकी विशेषता ये होती है कि वो बहुत ही जल्दी ठंडी होती है और बहुत ही जल्दी गर्म भी होती है, इसलिए टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस भी ज़्यादा पाया जाता है। दैनिक तापांतर सबसे ज़्यादा यही होता है। 5वें प्रश्न की बात करें, भारत की सर्वाधिक वर्षा जो है मुख्यतः प्राप्त होती है कहाँ से, कौन से मानसून से प्राप्त होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से, वापस उत्तरी मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, या फिर सामूहिक वर्षा से होती है दोस्तों। कौन से मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की, छठा हमारा प्रश्न है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा को प्राप्त करने वाला राज्य है। यानी उत्तरी पूर्वी मानसून जब आता है तो उससे सबसे ज़्यादा वर्षा कौन प्राप्त करता है? असम है, पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, या फिर ओडिशा है दोस्तों। कौन सा होगा सही आंसर? हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3, तमिलनाडु है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। लौटता मानसून यानी उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं पर होती है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करें, आम्र वर्षा का संबंध किससे है? आमों की बौछार से है, आम का टपकना से है, बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा से है, या फिर आम की फसल से है दोस्तों। आम्र वर्षा का संबंध किससे है? आम की फसल से है, या बिहार और बंगाल मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा से है, आम का टपकना है, या फिर आमों की बौछार है दोस्तों। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है हमारा वो है नंबर 4, ये आम की फसल से संबंधित है। केरल और कर्नाटक में मानसून पूर्व जो वर्षा होती है वो आम की फसल के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसका संबंध इसके साथ में हो गया दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की, 8वां हमारा प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ होती है? पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय में, मध्य प्रदेश और बिहार में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में, आंध्र प्रदेश और विदर्भ में। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय, इन तीनों क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। बात करें अगले प्रश्न की, 9वां हमारा प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु आरंभ होती है पश्चिमी विक्षोभों से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से, अरब सागर के मानसून से, या फिर लौटते मानसून से? कब होती है? उत्तरी मैदानों की बात कर रही हैं। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1, मावठ जब आती है पश्चिमी विक्षोभों से तभी हमारे यहाँ पर शीत ऋतु का आरंभ होता है दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की, अगला हमारा प्रश्न है, भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं, यानी शीतकाल में जो वर्षा होती है भारत में कहाँ कहाँ होती है, उसके 2 मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? उड़ीसा कर्नाटक है, पंजाब तमिलनाडु है, या अरुणाचल प्रदेश है, या बिहार है, या फिर तमिलनाडु और कर्नाटक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2, पंजाब में तो मावठ के द्वारा होती ही है, और तमिलनाडु में अभी हमने बात भी की थी, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ होती है दोस्तों, लौटते मानसून से होती है। बात करें अगले प्रश्न की, 11वां हमारा प्रश्न है, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है दोस्तों? कहाँ से चक्रवात आते हैं जिसके कारण जो शरदकालीन जो हमारी वर्षा है जिसे हम मावठ कहते हैं वो हुआ करती है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, लाल सागर, या फिर भूमध्य सागर? कौन सा है सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 4, भूमध्य सागर से जो चक्रवात उठते हैं, विक्षोभ आते हैं, उन्हीं से जो है शीतकाल में हमारे यहाँ मावठ होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के ज्योग्राफी की दृष्टि से भी, भारत के जलवायु की दृष्टि से भी, वर्षा की दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बात करें 12वें प्रश्न की, भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? अब देखिएगा क्या पूछा गया है यहाँ पर, पहला प्रश्न भी इसी से संबंधित था, भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? हमें बताना है कौन से भाग में सबसे पहले आता है। केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, कौन से में आता है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा नंबर 2, अंडमान निकोबार। हमने कहा आंसर करने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना दोस्तों, ये रीट में पूछा भी जा चुका है आपसे। केरल तो वो राज्य है दोस्तों जहाँ पर सबसे पहले आता है प्रायद्वीपीय भारत के अंदर, लेकिन अगर स्थान पूछा जाए तो कौन सा होगा? अंडमान निकोबार में पहले आता है। बात करें 13वें प्रश्न की, सामान्यतः जिस राज्य में शीतकालीन वृष्टि नहीं होती है वह है?
कौन सा राज्य है जिसमें शीतकालीन वर्षा नहीं होती है, सामान्यतः नहीं होती है? अरुणाचल प्रदेश से, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर उपयुक्त सभी? दोस्तों क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है हमारा नंबर 3। उपयुक्त भरने से पहले ये तो देख लिया करो, क्योंकि ये तो शीतकाल में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है यहाँ पर, फिर कैसे हो सकता था? तो सही आंसर हुआ हमारा 3 नंबर। बात करें 14वें प्रश्न की, मानसून है स्थायी हवाएं, मौसमी हवाएं, अस्थायी हवाएं या फिर पश्चिमी हवाएं? मानसून क्या है दोस्तों? सही आंसर है हमारा नंबर 2, मानसूनी हवाएं। मानसून क्या होती है? मौसम के अनुसार परिवर्तित होने वाली पवनें होती हैं, इन्हें हम मानसूनी पवनें कहते हैं। ये क्योंकि ये मौसम के अनुसार बदलती रहती है, यानी शीत में और ग्रीष्म काल में अपनी दिशाएं बदल लेती है दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक? अक्षांश है, समुद्र तल से दूरी है, हिमालय पर्वत है या फिर उपयुक्त सभी है? कौन सा होगा दोस्तों सही आंसर? सही आंसर है हमारा नंबर 4, यानी ये सारी ही जो हैं वो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की, दक्षिण पश्चिम मानसून से पूरे भारत में कितने प्रतिशत वर्षा प्राप्त होती है? दक्षिणी पश्चिम मानसून से 90%, 70%, 45% या फिर 10%? यानी लगभग सारी ही हो गई दोस्तों। अगर हल्का सा रिकॉल करोगे, अभी इस क्वेश्चन के विषय में हमने बात भी की है। सही आंसर है हमारा नंबर 1, लगभग 90% जो है वो बारिश इसी से होती है। अगले प्रश्न की बात करें, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी भारत में बहने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? काल बैसाखी, नॉर्वेस्टर, बारदोली छेड़ा या फिर लू कहते हैं दोस्तों? ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में बहने वाली गर्म हवाओं को क्या कहेंगे? दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 4, लू कहते हैं दोस्तों। राजस्थान की दृष्टि से भी ये क्वेश्चन हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। 18वें प्रश्न की बात करें, ग्रीष्म ऋतु में पवनें चलती हैं, किधर से किधर चलती है? स्थल से जल की ओर, जल से स्थल की ओर, स्थल से ध्रुवों की ओर या स्थल से ध्रुवों की ओर? अब देखिए काल कौन सा है? ग्रीष्म है। ग्रीष्म में पवनें किधर से चलेगी दोस्तों? सही आंसर होगा हमारा नंबर 2, जल से स्थल की ओर। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, अब कौन सी ऋतु की हम बात कर रहे हैं? हम ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिएगा ये स्थल है हमारा और ये जल हो गया, तो जब भी हमारा सूर्य चमकता है, देखिए ग्रीष्म ऋतु में तो भूतल है वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा समुद्र तल की अपेक्षा। यहाँ पर टेम्परेचर है वो लो होगा, यहाँ पर टेम्परेचर कैसा होगा? हाई होगा। इसलिए यहाँ पर हाई प्रेशर होगा या लो प्रेशर होगा दोस्तों? यहाँ पर होगा लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, और इधर होगा हाई प्रेशर। और पवनें जो चलती है वो कौन से साइड से कौन से साइड, यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, यानी हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। तो किधर चलनी चाहिए? ये इधर चलती है दोस्तों। अब देख लो यहाँ पर क्या है? जल है, और यहाँ पर क्या है? स्थल है। तो कैसे चलेगी? ऐसे ही चलेगी। बात करें अगले प्रश्न की, शीत ऋतु में पवनों का उद्गम होता है स्थल से, जल से, ध्रुवों से या फिर मकर रेखा से? शीत ऋतु में किधर से किधर चलेगी दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ हमारा सही आंसर आपको पता होना चाहिए, क्या होगा दोस्तों? हमारा सही आंसर होगा नंबर 1, स्थल से। जैसे ये हमारा स्थल रह गया। अब बात किसकी कर रही है? शीत ऋतु की। शीत ऋतु में क्या होगा? जल का तापमान क्या होगा? अपेक्षाकृत ज्यादा होगा, लेकिन स्थल का तापमान क्या होगा? कम होगा। कम होगा तो यहाँ पर देखिए हाई प्रेशर हो गया और इधर लो प्रेशर हो गया, इसलिए पवनें किधर से किधर चलेगी? इधर से इधर, यानी स्थल से जल की ओर चलते हैं। बात करें अगले प्रश्न की, 20वां हमारा प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था को मानसून का जुआ क्यों कहते हैं? भारत में मानसून पर जुआ खेला जाता है। भारत की कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग मानसून पर निर्भर करते हैं। भारत में जुआ को सरकारी मान्यता प्रदान की हुई है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों क्या होगा सही आंसर? हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था को मानसून का जुआ क्यों कहते हैं? कहते हैं क्योंकि देखिए 2 नंबर आंसर हमारा सही है, क्योंकि भारत की कृषि और कृषि आधारित उद्योग हैं वो सारे के सारे मानसून पर डिपेंड करते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, 21वां हमारा प्रश्न है, अल नीनो की परिस्थितियां विकसित होने पर भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आ जाता है। मानसून कमजोर होता है, मानसून के बलवती होने की संभावना है, अवश्य दोनों, और या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों। इसको बै कर लेना। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा हमारा नंबर 1, अल नीनो जब आता है तो क्या होता है? कमजोर होता है दोस्तों।
रट लेना इसको। दूसरा प्रश्न है हमारा 22वां प्रश्न है, इसी से संबंधित है, ला नीनो की परिस्थितियां विकसित होने पर क्या होगा? ये अल नीनो के विपरीत होता है दोस्तों, तो यहाँ पर विपरीत आंसर आपका होना चाहिए। को थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आंसर निकाल लेंगे। अल नीनो से कमज़ोर होता है तो ला नीनो से क्या होगा दोस्तों? बलवती होने की संभावना रहती है दोस्तों। तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा, वीडियो में भी मैंने बड़े अच्छे से आपको बता रखा है। अगले प्रश्न की बात करें, 23वां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? कौन सा नहीं करता है? एल नीनो, जेट स्ट्रीम, तिब्बत का पठार या फिर गल्फ स्ट्रीम? निम्न में से कौन है जो भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? सही आंसर होगा हमारा नंबर 4। एल नीनो की अभी मैंने बात भी की थी। जेट स्ट्रीम जो है मानसूनी पवनों के लिए भी जिम्मेदार होता है, मानसून लाने के लिए भी। तिब्बत का पठार भी है। गल्फ स्ट्रीम हमारे इधर बहती नहीं है, इधर से हमारा कोई योगदान नहीं है, क्योंकि ये देखिएगा इसके भारत से बहुत ज़्यादा दूरी है, इसलिए भारत के ऊपर इसका कोई भी वैसे भी असर नहीं आता है दोस्तों। बात करें अगले प्रश्न की, अगला हमारा प्रश्न है मासिन राम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होती है क्योंकि यहाँ निम्न दाब रहता है, यहाँ सदा भाप भरी हवाएं चलती रहती हैं, यहाँ वर्ष भर और वर्षा होती रहती है, यहाँ की पहाड़ियाँ की प्रकृति की हैं। प्रश्न है, चेरापूंजी और मासिन राम जो है सबसे ज़्यादा वर्षा वाले हैं। वर्तमान में मासिन राम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अब हमें बताना है कारण क्या है, तो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 4। यहाँ की पहाड़ियों की जो आकृति है वो कीप की आकृति है, इसलिए मानसूनी हवाओं के लिए ये रोकने में और वर्षा करवाने के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है दोस्तों। 25वें और आज के अंतिम प्रश्न की बात करें, यदि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्णकटिबंध में है, भारत का केवल दक्षिणी भाग जो है वो उष्णकटिबंध में स्थित है, तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, यानी ऊपर वाला शीतोष्ण में है तो शीतोष्ण का भी प्रभाव होना चाहिए, लेकिन फिर भी उष्णकटिबंधीय है। इसका कारण क्या है? भारत मानसून के प्रभाव के अंतर्गत आता है। भारत के उत्तरी भाग की स्थिति महाद्वीपीय है, देश के मध्य भाग में कर्क रेखा गुजरती है, या फिर ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियाँ उत्तरी ठंडी हवाओं से इनकी रक्षा करती है दोस्तों। सही आंसर हमारा क्या होगा? तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा वो है नंबर 4। हिमालय पर्वत जो है उत्तर से आने वाली, साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा करती हैं, इसलिए वो प्रभाव नहीं हो पाता है दोस्तों, इसलिए उष्णकटिबंधीय होगी दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे प्रश्न जो भारत की जलवायु से संबंधित है। कल हम बात करेंगे भारत के प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन से संबंधित प्रश्नों के विषय में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर अभी तक नहीं किया है तो। PDF और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट tulyaRacing.in को लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।